देखिए, आज की क्लास उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि आपका एग्ज़ाम महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मान के चलिए इस क्लास से आपको कई मार्क्स मिलने वाले हैं। इसके पहले हमने एक क्लास और शेयर कर दिया इसकी, तो उसको भी आप ज़रूर देख लीजिए। आइए प्रारंभ करते हैं बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले मैं एक और बात कहना चाहूँगा, जो लोग नए हैं वे क्या करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जो लोग पुराने हैं वे क्या करें, दूसरों को शेयर कर दें। दोस्तों, जैसा कि बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पर्यावरण के प्रमुख संस्थान के बारे में। यहाँ से एक या दो प्रश्न जरूर पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि बात करते हैं भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र की बात करते हैं, तो भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल यानी कि कोलकाता में है। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है, तो भोपाल में है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ पर है, बेंगलुरु में है। एक बार फिर से आपका ध्यान मैं आकर्षित करना चाहूँगा। तो दोस्तों, जैसा कि बात करते हैं भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कहाँ पर है, कोलकाता पश्चिम बंगाल। और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है, भोपाल में। तीसरी बात करते हैं पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ पर है दोस्तों, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ पर है, बेंगलुरु में है। नेक्स्ट बात करते हैं हिमालय और पर्यावरण एवं विकास का गोविंद वल्लभ पंत संस्थान कहाँ पर है, तो अल्मोड़ा में है दोस्तों। अल्मोड़ा कहाँ पर है, उत्तराखंड में है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हिमालय पर्यावरण एवं विकास का गोविंद वल्लभ संस्थान कहाँ पर है दोस्तों, तो अल्मोड़ा में है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज की बात करते हैं, तो ये कहाँ है, देहरादून उत्तराखंड में है। तो इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज की बात करते हैं, देहरादून उत्तराखंड में है। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय वन्यजीव अनुसंधान केंद्र की बात करते हैं, तो देहरादून में है। भारतीय वन्यजीव अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है दोस्तों, तो देहरादून में है। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय वनस्पति उद्यान की बात करते हैं, तो इस संस्थान कहाँ पर है, कोलकाता में है। चलिए अगले संस्थान के बारे में बात करते हैं, तो सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र की बात करते हैं, तो कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। नेक्स्ट बात करते हैं प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर है दोस्तों, तो नई दिल्ली में। आइए बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ों के बारे में। जैसा कि बात करते हैं राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ पर है, तो नागपुर महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पर है दोस्तों, तो नागपुर में है। केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान, ये भी आपके एग्जाम में आ चुका है। केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान कहाँ पर है दोस्तों, इज्जत नगर, जो कि बरेली में है। भारत का सबसे विशाल चिड़ियाघर कहाँ पर है, अलीपुर जो कि कोलकाता में है। नेक्स्ट बात करते हैं भारत का सबसे बड़ा मछली एक्वेरियम की बात करते हैं, तो सबसे बड़ा मछली एक्वेरियम कहाँ पर है दोस्तों, तो मुंबई में है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं भारत का सबसे विशाल पक्षी पक्षी उद्यान की बात करते हैं, भरतपुर राजस्थान में। नेक्स्ट बात करते हैं विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर की बात करते हैं, क्रूगर दक्षिण अफ्रीका में है। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर की बात करते हैं, तो वो है एक तरीके से क्रूगर दक्षिण अफ्रीका में है। नेक्स्ट बात करते हैं विश्व में सबसे अधिक जंतु संग्रहालय वाला उद्यान की बात करते हैं, तो बर्लिन में है। विश्व में सर्वाधिक अधिक जंतु की बात करते हैं, संग्रहालय वाला जंतु उद्यान कहाँ पर है, बर्लिन, जो कि जर्मनी में है। नेक्स्ट संस्थान की बात करते हैं दोस्तों सामाजिक वानिकी एवं पारिस्थितिकी पुनर्स्थापना संस्थान की बात करते हैं, तो इलाहाबाद में है। नेक्स्ट बात करते हैं अनुवांशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान की बात करते हैं, तो कोयम्बटूर दोस्तों, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं उष्णकटिबंधीय वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, जबलपुर में है, इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए बस करते हैं, अगर आना होगा तो एक दो इसमें से क्वेश्चन आ जाएंगे। आइए बढ़ते हैं आगे की ओर। जैसा कि बात करते हैं, यहाँ पर कहा गया है कुछ जानवर जो होते हैं जो रात में जागते हैं, और यह जानवर जो है हर चीज़ कौन से रंग में देखते हैं दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, काला और सफ़ेद को देखते हैं। तो कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो रात में जागते हैं और हर चीज़ को किस कलर में देखते हैं, तो काला और सफ़ेद में देखते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा।
चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो प्रश्न ये है कि किसी अध्यापक के द्वारा यदि आलू, चावल, ब्रेड, शक्कर के उदाहरणों का सहारा लिया जाता है तो वह छात्रों को क्या पढ़ाना चाहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, वह छात्रों को पढ़ाना चाहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है कि किसी अध्यापक के द्वारा यदि आलू, चावल, ब्रेड, शक्कर के उदाहरण का लिया जा रहा है तो छात्रों को वे क्या पढ़ाना चाहते हैं? तो ध्यान रखिएगा कार्बोहाइड्रेट्स दोस्तों, भूलिएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यदि एक गिलास पानी में चुटकी भर नमक घोल दिया जाए तो जल का स्तर कैसा रहेगा? एक समान रहेगा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ये वाला क्वेश्चन भी आ चुका है। यदि एक गिलास पानी में चुटकी भर नमक डाल देते हैं तो जल का स्तर कैसा होगा, कितना रहेगा? तो एक समान रहेगा, उतना ही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नागालैंड के साथ सीमा साझा करने वाले कौन कौन से राज्य हैं दोस्तों? तो अरुणाचल प्रदेश है, असम है और मणिपुर है। तो नागालैंड के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? एक तो अरुणाचल प्रदेश है, दूसरा असम, तीसरा मणिपुर। इसको याद करना चाहें तो AAM कर दीजिए तो अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड हो जाएगा। उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाओं के बढ़ने के क्या कारण है? अफवाह क्षेत्र में अगर देखा जाए तो वन की कटाई में वृद्धि का होना। तो उत्तर भारत में इसलिए बाढ़ की घटनाएं बढ़ रही हैं क्योंकि अफवाह क्षेत्र में अगर देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा वनों को काटा जा रहा है, जिसके वजह से कहीं ना कहीं एक तरीके से क्या हो रहा है दोस्तों, एक तरीके से अगर देखा जाए तो बाढ़ आ रही है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाओं के कारण बता ही दिया। मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहा जाता है? कार्टोग्राफी। ये भी आपके एग्जाम में आ चुका है। मानचित्र के बनाने के विज्ञान को क्या कहा जाता है? कार्टोग्राफी कहा जाता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क के अवरुद्ध होने का प्राकृतिक कारण क्या है दोस्तों? पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क के अवरुद्ध होने का प्राकृतिक कारण क्या है दोस्तों? भूस्खलन है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। देखिए पर्वतीय क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो सड़कों के अवरुद्ध होने का कारण क्या है? अवरुद्ध होने का प्राकृतिक कारण क्या है? भूस्खलन। देखिए जहाँ पर्वत होते हैं वहाँ पर क्या होता है कि एक तरीके से भूस्खलन हो जाते हैं, यानी कि क्या होता है, मिट्टियाँ कट जाती हैं, जिसकी वजह से सड़क पर आ जाती है मिट्टियाँ, और जिसकी वजह से क्या हो जाता है, सड़कें अवरुद्ध हो जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। वन आच्छादन के कम होने का कारण क्या है दोस्तों? एक तो बढ़ती हुई आबादी की वजह से। देखिए आज वन कम होते जा रहे हैं इसलिए क्योंकि बढ़ती हुई आबादी की वजह से लोग क्या कर रहे हैं, अपने घरों को बना रहे हैं, मतलब कि जगह जगह पर घर बना रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें पेड़ पौधे काटने पड़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ओजोन जिन शक्तिशाली विकिरण को रोककर जीवमंडल की सुरक्षा प्रदान करती है तो उसे क्या कहा जाता है? अल्ट्रावायलेट किरणें कहा जाता है। तो ओजोन की बात करते हैं। ओजोन जिन शक्तिशाली विकिरण को रोककर या सोखकर क्या करती है, जीवमंडल को सुरक्षा प्रदान करती है, उन्हें क्या कहा जाता है? अल्ट्रावायलेट किरणें कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जित पकड़ने पर प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल कहाँ पर बना था दोस्तों? तो मॉन्ट्रियल में बना था। वातावरण में क्लोरोफ्लोरो जो उत्सर्जित होती है, जो फ्रिज में एक तरीके से CFC गैस जो होती है एक तरीके से निकलती है, पकड़ने पर प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रोटोकॉल कहाँ पर बना था दोस्तों? तो मॉन्ट्रियल में बना था। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। उन वनों को क्या कहते हैं जो चक्रवातों के अवरोधक का कार्य करते हैं? मतलब चक्रवात आते हैं तो उनको रोकने का काम कौन करते हैं? मैंग्रोव वन करते हैं। मैंग्रोव वन अगर देखा जाए तो सुंदरवन के डेल्टा में, जो कि पश्चिम बंगाल में, वहाँ ज़्यादा आपको देखने मिलेंगे। तो दोस्तों उन वनों को क्या कहा जाता है जो चक्रवातों के अवरोधों का रोकने का कार्य करते हैं? तो मैंग्रोव वन है। नेक्स्ट बात करते हैं। कांसा और कांस्य की कौन सी दो धातु का मिश्रण है? यानी कि कहने का मतलब ये है कि कांसा को बनाने में कौन सी दो धातुओं का इस्तेमाल किया गया है? कांसा को बनाने में अगर देखा जाए तो तांबा और टिन मिलाकर कांसा तैयार किया गया था। ये प्राचीन काल में अगर देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता में ऐसा किया गया था कि तांबा और टिन मिलाकर एक नई धातु का निर्माण किया गया था, जिसे क्या कहा गया? कांसा कहा गया। और कांसा जब यूज होने लगा तो उस सभ्यता को, उस समय को क्या कहा गया? कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया। भारत का सबसे प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है दोस्तों? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। इस बात को ध्यान रखिएगा। भारत का सबसे प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है दोस्तों? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। इस बात को ध्यान रखिएगा। मधुबनी चित्रकला बिहार के कौन से जिले में फैली हुई है? तो मधुबनी जिले में। इस बात को ध्यान रखिएगा, या मधुबनी जिले से फैली हुई है। रात में खिलने वाले फूल जो होते हैं सफ़ेद व सुगंधित होते हैं। इस बात को भी ध्यान रखिएगा।
तो दोस्तों रात में खिलने वाले जो फूल होते हैं वे सफ़ेद होते हैं और सुगंधित होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। केरल को क्या कहा जाता है? केरल को मसालों का राज्य कहा जाता है, मसालों का राज्य कहा जाता है, मसालों का घर कहा जाता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। उस पौधे का नाम बताइए जो इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। नेफेंथीज, जो कीटहारी यानी कि कीटहारी पौधा है, यानी कि कहने का मतलब ये है कीटों को खाता है। उस पौधे का नाम बताइए जो इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है, तो नेफेंथीज, और जिसे कीटहारी पौधा कहा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला क्षेत्र है जहां पर इत्र मशहूर है? कन्नौज। जहां पर परफ्यूम बनाए जाते हैं या परफ्यूम मशहूर है दोस्तों, तो वो है कन्नौज राज्य, इस बात को ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला क्षेत्र है जहां पर इत्र के लिए वो जिला मशहूर है दोस्तों? तो कन्नौज है। मच्छर के काटने से कौन कौन से रोग होते हैं? मच्छर के काटने से कौन कौन से रोग होते हैं? एक तो मलेरिया, दूसरी बात करते हैं चिकनगुनिया, तीसरी बात करते हैं डेंगू। तो मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू की बात करते हैं, मच्छर के काटने से होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो रोनाल्ड रॉस ने किया था। तो मलेरिया मच्छर के काटने से होती है, तो एक तरीके से इसकी खोज किसने किया था? रोनाल्ड रॉस ने किया था, और इन्हें 1902 में क्या किया गया था? नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है दोस्तों, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, मलेरिया की दवा को कौन से पेड़ की छाल से बनाई जाती है? कुनैन की दवा बनाई जाती है सिनकोना की छाल से दोस्तों। मलेरिया की दवा कौन से पेड़ की छाल से बनाई जाती है? सिनकोना से, ठीक है, और सिनकोना से बनाई जाती है, और कौन सी दवा है? कुनैन है। नेक्स्ट बात करते हैं, गिरजू भाई एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे, उन्होंने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है दोस्तों? तो नर्सरी व प्राथमिक छात्रों की शिक्षा में, इस बात को भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये आपके एग्जाम में आ चुका है। गिरजू भाई एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे, उन्होंने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? नर्सरी व प्राथमिक छात्रों की शिक्षा में। नेक्स्ट बात करते हैं, चील, बाज, गिद्ध जो हमसे कई गुना ज़्यादा देख सकते हैं, कितने गुना? तो लगभग अगर देखा जाए तो 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। मनुष्य की तुलना में बाघ अंधेरे में हमसे बेहतर कितने गुना देख सकता है? तो 6 गुना दोस्तों, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो मनुष्य की तुलना में बाघ अंधेरे में कितने गुने देख सकता है दोस्तों? तो 6 गुने, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। भारत में कितने तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं दोस्तों? तो 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं, इसको कमेंट करके बताइएगा उन चारों सांपों के बारे में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, पक्षी देखते हुए अपनी गर्दन को ज़्यादा घुमाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि उनकी आंखों की पुतलियां नहीं घूम सकती, इसकी वजह से क्या होता है? पक्षियां अपने गर्दन को घुमाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन से महीने में पक्षी घोंसला बनाकर अंडे देती हैं? तो अप्रैल के महीने में। तो कौन से महीने में अगर देखा जाए तो पक्षी घोंसला बनाकर अंडे देती हैं दोस्तों? तो अप्रैल के महीने में, इस बात को भी गौर करिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, गोलकुंडा किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो काकतीय राजवंश के द्वारा। ये भी आपके एग्जाम में आ चुका है कि गोलकुंडा किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? तो काकतीय राजवंश के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं, रेलगाड़ी का चलना उदाहरण है सरल रेखी गति का। तो दोस्तों ये भी आपके एग्जाम में आ चुका है, अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा। रेलगाड़ी जो चलती है वो सरल रेखी गति का उदाहरण माना जाता है। मधुमक्खी पालन किया जाता है बक्से में, इसमें चीनी का मीठा घोल भी डाला जाता है या मिलाया जाता है, इस बात को भी गौर करिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मधुमक्खी के डंक में अगर देखा जाए तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। चिराओ नाच कहाँ किया जाता है? तो मिजोरम में किया जाता है, इस बात पर भी ध्यान रखिएगा, या इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी दोस्तों? तो बछेंद्री पाल थी। इनको तो आप जानते ही और याद ही रखते होंगे, पहले से ही याद होगा। तो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी दोस्तों? तो बछेंद्री पाल थी। ध्रुव तारा किस दिशा में दिखाई देता है दोस्तों? तो उत्तर दिशा में दिखाई देता है। किसके द्वारा मटर के पौधे पर 28,000 प्रयोग किए गए थे? तो ग्रेगर जॉन मंडल द्वारा दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये आपके एग्जाम में आ चुका है कि किसके द्वारा मटर के पौधे पर 28,000 प्रयोग किए गए थे? ग्रेगर जॉन मंडल। असम में नेक्स्ट बात करते हैं, असम में चावल फसल कटाई पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है दोस्तों? तो बिहू त्यौहार मनाया जाता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, असम में ये बता ही दिया। ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित है? तो 6 बिंदुओं पर आधारित। जीभ पर अगर देखा जाए तो 4 तरह की ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो कि उत्तर होगा उसका 900। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पेट के अंदर का तापमान कितना रहता है? तो 30 सेंटीग्रेड रहता है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। तो हमारे पेट के अंदर का तापमान कितना रहता है? 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। अलबर्नी नामक यात्री कहाँ से था? भारत में आया था, तो उज्बेकिस्तान का था, जो कि भारत में आया था।
नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सा सागर सबसे नमकीन है? तो मृत सागर है। यहाँ पर आप तैर भी सकते हैं, आप डूबेंगे नहीं। उस संस्था का नाम बताइए जिसने दंडकी माई के प्रयास से तालाब बनाकर, तालाब यानी पौंड बनवाकर गांव में पानी की समस्या को खत्म की है। तो तरुण भारत संघ, इसको तो भला याद कौन भूलेगा। कबड्डी की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7 होते हैं। कबड्डी के टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, खो खो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? खो खो टीम में अगर देखा जाए तो खो खो टीम में अगर देखा जाए दोस्तों 9 खिलाड़ी होते हैं। इसी के साथ बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न ये है कि प्रथम बार 16 अप्रैल 1853 में रेलगाड़ी चली थी किन 2 शहरों के बीच में? तो मुंबई से ठाणे। आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है, पहली बार रेलवे ट्रेन मतलब रेलगाड़ी कब चली थी और कहाँ चली थी? तो 16 अप्रैल 1853 में चली थी। किसके बीच चली थी? तो मुंबई से ठाणे के बीच। नेक्स्ट बात करते हैं, जमीन से निकला हुआ तेल कैसा होता है? गहरे रंग का, गाढ़ा व बदबूदार होता है। ये आपके एग्जाम में आ चुका है कि जमीन से निकाला गया जो तेल होता है, जमीन से निकाला गया जो तेल होता है कैसा होता है? तो गहरे रंग का, गाढ़ा व बदबूदार होता है। रेगिस्तानी ओक पेड़ का नाम बताइए जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन के भीतर जाती हैं और जब तक कि पानी ना पहुंच जाए। और इस पेड़ की जड़ की गहराई में अगर देखा जाए तो पेड़ की ऊंचाई लगभग 30 गुना होती है। और यह पेड़ कहाँ पर पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। नेफेंथीज पौधा हमारे देश में कहाँ पाया जाता है? मेघालय में पाया जाता है। इसको भला कौन भूल सकता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। पुराने समय में ज्वार बाजरा की नई फसल प्रमुखता से उगाई जाती थी। आजकल इन फसलों की जगह किस फसल ने ले ली है? तो एक तरीके से गेहूं और कपास ने। चलिए लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। फसलों में कीड़े लगने का प्रमुख कारण ये है महंगी खाद का प्रयोग करना। इस बात को भी गौर करिएगा, फसलों में कीड़े लगने का कारण यही है। अगले क्लास में हम देखेंगे बहुत कुछ दोस्तों, तो पूरी क्लास अगली क्लास का इंतजार करिए। यदि आप चाहते हैं इस तरह के क्लासेस देखना तो ज्वाइन कर लीजिए टेट वाली क्लास को। थैंक यू सो मच। जय